नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी में। आप दोस्तों आपके लिए पटना वाले इसके साथ सर के साइंस बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आज है गति और वेग। तो गति और वेग चैप्टर को डील करते हैं आज। दूरी और विस्थापन, दूरी किसे कहेंगे और विस्थापन किसे कहेंगे। तो दूरी हम कैसे भी चलेंगे, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी, जैसे ए स्थान से चले, जैसे ये इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो ये स्थान से चलेंगे और ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे 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 करके बी स्थान तक पहुंच जाएंगे। तो ये हो जाएगा टोटल मेरा दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होगा, ये विस्थापन ये सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ए से लेकर और सीधा बी तक रेखा जो खींचेंगे वो विस्थापन हो जाएगा। इसलिए दूरी हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी चलेंगे वो दूरी हो जाएगा, लेकिन विस्थापन हो जाएगा सीधा स्ट्रेट लाइन। अर्थात हम कह सकते हैं दूरी विस्थापन हो सकता है, लेकिन विस्थापन दूरी नहीं हो सकता है। न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। अब दोस्तों दूरी का परिभाषा देख लेते हैं। दूरी का परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक कैसी राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है। दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किसे कहेंगे, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर। विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होगा। अर्थात अगर हम दूरी ऊपर लिखेंगे और नीचे विस्थापन लिखेंगे तो यह या तो 1 के बराबर आएगा या तो 1 से बड़ा आएगा। जिससे में देखिए ये दूरी हो गया और ये हो जाएगा अपना विस्थापन। तो ये विस्थापन दूरी के बराबर भी हो सकता है। ये देखिए ये हो जाएगा विस्थापन, ये विस्थापन है तो ये दूरी से कम है। लेकिन इसी में अगर ये भी है और ये भी है तो ये दोनों बराबर है, इसलिए ये 1 के बराबर ही हो सकता है। तो इसलिए दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी क्या है, दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है। दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, जबकि विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, जबकि विस्थापन परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी सदैव धनात्मक शून्य होता है। दूरी सदैव धनात्मक और शून्य होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। यह अदिश राशि है जबकि यह सदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है चाल। चाल किसे कहते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, चाल। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। अर्थात चाल का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटे समय। इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। यह एक अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी अगर अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट है वेग। एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, सॉरी दोस्तों, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। अर्थात वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। वेग का फॉर्मूला होगा विस्थापन बटे समय। इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह एक सदिश राशि है। यह सदिश राशि कैसे हो गया, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है इसलिए यह भी सदिश राशि होगा, लेकिन दूरी अदिश राशि है इसलिए चाल अदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वेग का कितना प्रकार है, 2 प्रकार है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को u से सूचित किया जाता है और अंतिम वेग को v से सूचित किया जाता है। चाल तथा वेग में अंतर देख लेते हैं। चाल और वेग। चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अर्थात अदिश राशि है। चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अर्थात यह अदिश राशि होता है। वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, इसलिए यह सदिश राशि है। वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, इसलिए यह सदिश राशि है। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे भी अधिक हो सकता है।
किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे भी अधिक हो सकता है। किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता। किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु को चाल कहते हैं। जबकि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। जबकि किसी वस्तु का एकांक समय में तय की गई विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। नेक्स्ट है त्वरण अर्थात एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो त्वरण वाला फार्मूला हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे समय अर्थात ए बराबर भी हो जाएगा अंतिम चाल अंतिम वेग और यू हो जाएगा प्रारंभिक वेग और टी हो जाएगा समय। और त्वरण का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दूरी का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है और टाइम के लिए एस लिखेंगे तो यहाँ से एक एस ऊपर जाएगा, इसलिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण की बीमा क्या हो जाएगा? चूंकि मीटर प्रति एम एस के पावर -2 है, इसलिए एम के बदले में हम लोग एल लिखेंगे बीमा में और एस के बदले में हम लोग टी लिखेंगे और 1 के पावर -2 कर देंगे अर्थात टी एल टी -2। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। वेग एक समान होने से त्वरण का मान 0 होगा। ये VVI है। वेग एक समान होने से त्वरण का मान 0 होगा। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको उतना देखने की जरूरत नहीं है। वेग एक समान होगा तो त्वरण 0 होगा ही। जब एक वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान एक समान रहता है। नेक्स्ट एक है u। यदि u छोटा हो v से तो उसे त्वरण कहेंगे। लेकिन अगर u 12 हो जाएगा v से तो वो मंदन होगा, क्योंकि जब एक्सीलरेशन निकालेंगे तो वह नेगेटिव में आएगा, इसलिए वह मंदन हो जाएगा। मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। आंसर आएगा नेगेटिव में तो समझ लेंगे कि यह मंदन है। इसमें देखते हैं, अगर हम लोग कुछ एक गेंद है उसको अगर हम लोग ऊपर नीचे से ऊपर अगर फेंकते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस होता है उसको देखते हैं। जब नीचे से हम लोग ऊपर फेंकेंगे उसका कुछ वेग रहेगा, उसके बाद एक ऐसा समय भी आएगा जहाँ पे उसका वेग 0 हो जाएगा। उसके बाद वो नीचे उतरने लगेगा। जब नीचे उतरने लगेगा उस टाइम उसका वेग 0 हो जाएगा, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे जब उतरेगा उस टाइम उसका पास कुछ वेग रहेगा। तो जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कुछ वेग रहेगा, उसके बाद यहाँ पे वेग 0 हो जाएगा। फिर यह ऊपर से नीचे आएगा तो यह नीचे जब टकराते वक्त यहाँ पे इसका कुछ वेग रहेगा। यही इस फिगर में दर्शाया गया है। इसमें IP का मतलब क्या है? इनिशियल पॉइंट अर्थात प्रारंभिक बिंदु, और FP मतलब फाइनल पॉइंट अंतिम बिंदु। विराम अवस्था से चलने पर U के मान 0 लेते हैं। विराम अवस्था से चलने पर U का मान क्या होगा? 0। ब्रेक लगने पर V का मान 0 होगा। अगर कार में ब्रेक लगाते हैं तो V का मान 0 लेंगे। एक नोट है, VVI नोट है ये। मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया करते हैं, इसलिए मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया करते हैं। ये मोस्ट VVI है। अगला है गति का समीकरण। मानते हैं S विस्थापन के लिए, U प्रारंभिक वेग, V अंतिम वेग तथा A त्वरण है। T समय रहेगा, G गुरुत्वीय त्वरण रहेगा। G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। उसको कब क्या लेना है? तो छात्रों द्वारा प्रश्न बनाते समय प्रश्न का दिया हुआ मान या उत्तर का मान फ्रैक्शन में हो तो G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड लेते हैं। अगर आंसर आएगा, अगर वो दशमलव में आएगा तो उसका 9.8 मीटर प्रति सेकंड लेंगे। अगर दशमलव में मान नहीं आएगा तो 10 मीटर प्रति सेकंड लेकर क्वेश्चन को बनाएंगे। गति 2 प्रकार का होता है। गति कितने प्रकार का होता है? क्षैतिज गति भी होता है और उदग्र गति होता है। क्षैतिज गति बोले तो ऐसा रहेगा एक गति जो कार वगैरह चलता है, और उदग्र ऐसे चलेगा, जो हम लोग गेंद वगैरह को फेंकते हैं वो ऐसे गति रहेगा, उसे उदग्र अर्थात वर्टिकल गति कहेंगे। यह है वर्टिकल गति। इसके लिए फार्मूला है
v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। जब नीचे से ऊपर वस्तु जा रहा हो तो a का मान माइनस जी लेंगे, और जब ऊपर से नीचे वस्तु आ रहा हो तो a का मान प्लस जी लिखेंगे। अर्थात ऊपर से नीचे आएगा तो पृथ्वी का g का मान बढ़ेगा, इसलिए a प्लस जी होगा। तो इसका s बराबर दूरी बराबर फार्मूला हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकल है, ये वर्टिकल है दोस्तों, इसको याद करके रखिए, ये वर्टिकल है और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है इसके लिए फार्मूला है, और ये ऊपर से नीचे आ रहा है इसके लिए फार्मूला है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो v बराबर इसमें हो जाएगा, इसमें v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी, इसमें v बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी, और इसमें v बराबर हो जाएगा u प्लस जी टी। अगला है इसमें s अर्थात दूरी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें s बराबर हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें s बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसमें योग सूत्र हो जाएगा u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, इसमें v स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस टू जी एस, इसमें v स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसमें v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस टू जी एस, इसमें जोड़ फार्मूला हो जाएगा u माइनस जी बटे टू इंटू टू एन माइनस वन, इसमें एस एन बराबर फार्मूला हो जाएगा u प्लस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। नेक्स्ट है नोट, गति के समीकरणों के नाम और उसका संबंध। माना कि u बराबर जीरो और a बराबर जीरो, यह मान लेना है अपने मन से। अर्थात u बराबर जब जीरो लेंगे और a बराबर जीरो लेंगे तब क्या होगा, प्रथम गति से क्या होगा, फार्मूला होगा v बराबर u प्लस ए टी। तो प्रथम गति से हो जाएगा वेग समय को बताता है, अर्थात u अगर जीरो लेंगे यहाँ पे और ये जीरो लेंगे, अर्थात यहाँ पे v हो जाएगा, तो इसको वेग को बताता है, अर्थात वेग और समय को बताएगा। आगे है द्वितीय गति, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें विस्थापन बताएगा, क्योंकि अगर u के मान जीरो लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और a के मान जीरो लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो इस मतलब विस्थापन को बताएगा। तृतीय से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसमें अगर u के मान जीरो लेंगे तो ये जीरो और a के मान जीरो लेंगे तो ये जीरो, अर्थात ये v वेग है, अर्थात ये विस्थापन वेग को बतलाएगा। एक नज़र ग्राफ पे देखते हैं, ग्राफ क्या दिया हुआ है, ये विस्थापन का है, इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। इधर देखते हैं दोस्तों ग्राफ को क्या है, ये जो लाइन है ये लाइन अपना विस्थापन का है और ये है समय का। तो देखते हैं एक में क्या है, एक नंबर इधर है कि ये इससे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है। जब विस्थापन भी बढ़ रहा है और समय भी बढ़ रहा है तो इसमें वेग बढ़ेगा। और दो में देखिए, दो का ग्राफ क्या है, इसमें देखिए, इसमें अगर इसमें दो नंबर में देखते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर ग्राफ में देखते हैं, जब वेग बढ़ेगा विस्थापन बढ़ेगा तो वेग समान रहेगा। और 4 नंबर में देखते हैं, वेग बढ़ेगा और समय स्थिर रहेगा। अगर वेग बढ़ेगा और समय स्थिर रहेगा तो विरामावस्था में, अगर दूरी स्थिर रहेगा और समय बढ़ेगा तो वह विरामावस्था में हो जाएगा। और ये 5वां नंबर है, समय को रोककर हम लोग दूरी को नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए यह असंभव मान है। नेक्स्ट ग्राफ है वेग समय ग्राफ, ये वेग है और ये समय है। इसमें देखते हैं एक नंबर में अगर एक नंबर में त्वरण बढ़ेगा, अगर समय बढ़ेगा वेग बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा। अगला है 2 नंबर का ग्राफ क्या है, त्वरण घटेगा। 2 नंबर ये है, देखिए, अगर वेग बढ़ेगा और समय बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा। और चौथा ग्राफ किधर है, चौथा ग्राफ ये है। चौथा ग्राफ में क्या है, अगर वेग स्थिर रहेगा और समय बढ़ेगा तो ये एक समान वेग रहेगा। और 5वां में क्या है, अगर समय स्थिर रहेगा और वेग बढ़ेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि समय स्थिर रहे और वेग बढ़ता जाए, इसलिए यह असंभव ग्राफ है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं।
किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है वेग। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। नेक्स्ट है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है? तो इसका सही संबंध है s बराबर d/t, अर्थात चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है? s बराबर d/t। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु शून्य त्वरण में हो। तत्कालिक वेग और औसत वेग का वेग तब बराबर होता है जब वस्तु शून्य त्वरण में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का वेग समरूप है। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का वेग समरूप है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है गिरने के समय का वर्ग का। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है गिरने के समय का वर्ग का। नेक्स्ट है, 5 kg की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण का मान निम्नलिखित में से कितना होगा? तो ये होगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डट का एक उदाहरण है असमान गति। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति कैसी गति है? असमान गति। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु नियत वेग से चल रही हो। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु नियत वेग से चल रही है। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है BC। ये जो है ये त्वरण समान है, समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। गति का दूसरा समीकरण डॉट और समय के बीच संबंध देता है। स्थिति। गति का दूसरा समीकरण डॉट और समय के बीच संबंध देता है स्थिति। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेग। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? वेग। नेक्स्ट है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है वेग। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के द्वारा निरूपित किया जाता है? वेग। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय क्या कहलाता है? त्वरण। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय क्या कहलाता है? त्वरण। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर को ऑप्शन नंबर डी, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कार का वेग निरंतर बदल रहा है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? इसका सही आंसर है शून्य। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? शून्य। अगला है, डॉट का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्या सही आंसर है दूरी और विस्थापन। डॉट का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, दूरी और विस्थापन। नेक्स्ट है, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। सही आंसर है विस्थापन। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है विस्थापन। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? सही आंसर है शून्य। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? शून्य। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा। एक वस्तु के ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा 100 मीटर ऊपर की ऊंचाई तक जाता है और उसके बाद फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, विस्थापन की परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? सही आंसर है वेग। विस्थापन के परिवर्तन को दर को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है वेग।
यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे असमान गति में कहा जाता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। 30 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्नलिखित में से समानुपाती होगी। टी के पावर 3/2 टी के पावर 3/2। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो इसका सही आंसर होगा, कहा जाता है कि वह गतिशील है। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष में समय का साथ वस्तु का गति लगातार बदल रही है तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। किसी वस्तु का त्वरण उसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? सही आंसर है वेग। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो वेग। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है वेग। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है वेग, सी। नेक्स्ट है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाला ग्राफ कहा जाता है वेग समय ग्राफ। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाला ग्राफ क्या कहा जाता है? वेग समय ग्राफ। शून्य त्वरण का अर्थ क्या है? वस्तु का वेग स्थिर होता है। शून्य त्वरण क्या है? वस्तु का वेग स्थिर होता है। नेक्स्ट है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? वस्तु का वेग बढ़ जाता है। गति का द्वितीय समीकरण क्या है? S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। गति का द्वितीय समीकरण क्या है? S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। नेक्स्ट है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु में समान त्वरण होता है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु में क्या होता है? समान त्वरण होता है। दूरी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। वह ऊंचाई h तक, ये h है, h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है? अनंत है। कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है? अनंत है। नेक्स्ट है, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है बदलते हुए त्वरण से। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है बदलते हुए त्वरण से। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी तत्क्षणिक चाल को। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी तत्क्षणिक चाल को। नेक्स्ट है, एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? v बराबर u प्लस AT। एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? v बराबर u प्लस AT। नेक्स्ट है, एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है। गति में परिवर्तन होगा -2u। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है। गति में परिवर्तन होगा -2u। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है तब जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। नेक्स्ट है, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होता है। नेक्स्ट है, वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर a दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है। उसे निम्नलिखित करना चाहिए। तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए, तेजी से मोड़ लेना चाहिए। वेग v से चलते हुए एक कार ड्राइवर a दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है। उसे निम्नलिखित करना चाहिए। तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए, तेजी से मोड़ लेना चाहिए। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का त्वरण समरूप है। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का त्वरण समरूप है। नेक्स्ट है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है
गिरने के समय के वर्ग का। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है गिरने के समय के वर्ग का। मोटर गाड़ियां ए एंड बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चलती है। मोटर गाड़ी ए एंड बी द्वारा समय ग्राफ से पता चलता है कि पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली है। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्राफ का क्या प्रदर्शित करता है? एक समान त्वरण। निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? एक समान त्वरण। नेक्स्ट है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की समान त्वरण होती है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु की समान त्वरण होती है। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है d² s/dt²। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है d² s/dt²। एक कण एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी त्वरण शून्य है। एक कण एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी त्वरण शून्य है। नेक्स्ट है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण शून्य होगा। एक समान वेग से चलती हुई वस्तु का त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। मंदता का अर्थ है धनात्मक। मंदन का अर्थ क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये गलत हो गया। मंदता का अर्थ है ऋणात्मक। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का एक समान त्वरण होगा। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु एक समान त्वरण होगा। त्वरण एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। त्वरण एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल है पक्ष दिशा में। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल है पक्ष दिशा में। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति होती है एक समान। यदि वेग समय ग्राफ अक्ष के समांतर हो तो गति होगी एक समान। समान त्रिज्या के एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा बिल्कुल समान। समान त्रिज्या के एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा बिल्कुल समान होगा। एक समान त्वरण गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है सरल रेखा। एक समान त्वरण गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है सरल रेखा। दोस्तों, इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। इसमें का न्यूमेरिकल रह गया, उसका अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे, उसमें न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।